नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर उपस्थित हूँ एक नए सीरीज आधुनिक भारत या यूं कहें आधुनिक विश्व का इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के। इसके पहले जो हमारी सीरीज रही है वो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज रही है, विश्व इतिहास की सीरीज। वह सीरीज मेरा समाप्त हो चुका है। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज शुरू कर रहा हूं और मैं इसमें प्रयास किया हूं कि शायद आपके जितने क्वेश्चन होंगे, इसमें जितने चैप्टर आने वाले उससे संबंधित, शायद आपके सभी प्रश्नों के जवाब इसमें मिलेंगे, क्योंकि मैंने प्रयास किया है इसको थोड़ा सा डीपली किया जाए। तो जिस टॉपिक के साथ हमने वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू किया था, अर्थात ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, भौगोलिक खोज के साथ, तो उसका एक विंग वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ जाता है और उसी का जो दूसरा विंग है वो यानी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ मुड़ता है, जिसमें उस भौगोलिक खोज से के बाद हमने इख्तियार किया था एक कालक्रम के अनुसार विश्व इतिहास में, लेकिन इसमें हम वहीं से टर्न होंगे भारत की तरफ और भारत के इतिहासों का वर्णन पढ़ेंगे। और आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, द अराइविंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। अर्थात भौगोलिक खोज के शुरुआत से ही यूरोपियों का भारत आना प्रारंभ होता है और उसके बाद भारत की जो ऐतिहासिक बदलाव होते हैं ये इससे हम सभी वाकिफ हैं। तो अगर ये सीरीज मेरा अच्छा लगता है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं प्रारंभ करता हूं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले एक चीज हम लोग जान लेंगे कि भारत में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है और उस समय तक मुगल या उसके पूर्व के दिल्ली सल्तनत लगभग भारत को एक सूत्र में बांध करके रखे रहते हैं। लेकिन औरंगजेब की शासन व्यवस्था कुछ इतनी विकृतियों भरी होती है कि वह मुगल जो साम्राज्य है उसका पतन का कारण खुद बनता है। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, वैसे ही जो उनके अधीनस्थ राज्य होते हैं वे धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं, सभी स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। और ऐसे समय में कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं होता है जो भारत को एक सूत्र में बांध करके रख सके। यूरोपीय कंपनी जब आती है तो क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से चतुर्भुजी संघर्ष प्रारंभ होता है, क्योंकि एक कंपनियां नहीं आती है, कई कंपनियों का आगमन होता है और किसी न किसी कंपनी के साथ एक क्षेत्रीय राज्य का मित्रवत संबंध होता है और जिसका नतीजा होता है कि चतुर्भुजी अर्थात चारों तरफ युद्ध का माहौल बनता है, संघर्ष का माहौल बनता है। और इस संघर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य को विजय श्री प्राप्त होता है
और आगे चलकर यही ब्रिटिश भारत में अपने उपनिवेश कायम करते हैं। अर्थात सभी यूरोपियों का यहां से अंत होता है और एकमात्र यूरोपीय ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां प्रभुत्व स्थापित होता है और अपना उपनिवेश कायम करता है। क्या यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना थी? तो नहीं, यह आकस्मिक घटना नहीं, जबकि यूरोपीय के साथ या यूरोपीय देशों के साथ एशिया का जो व्यापार रहा है वह प्रारंभ से रहा, यानी यूनानी शासनकाल से रहा, यूनानियों के समय से रहा है और मध्यकाल तक लगभग विभिन्न मार्गों से पश्चिमी यूरोप का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध रहता है। और लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि व्यापार के लिए फिर से नए मार्गों का खोज प्रारंभ होता है और इसमें हम यही देखेंगे कि वो परिस्थितियां क्या थी कि यूरोपीय देशों को नए मार्ग खोजने के लिए मजबूर किया। तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलेंगे। जब हमने भौगोलिक खोज के बाद की घटना को पढ़ा था कि 1453 ईस्वी, जिसमें कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। इसको हम कुस्तुनतुनिया पतन के नाम से ही जानते हैं। यह घटना क्या थी? तो 1453 में उस्मानिया साम्राज्य, उस्मानिया साम्राज्य अर्थात ऑटोमन अंपायर, ऑटोमन अंपायर, ये जो ऑटोमन अंपायर है इसका कब्जा एशिया माइनर पे हो जाता है। अर्थात एशिया माइनर को वह जीत लेता है। एशिया माइनर क्या है? एशिया माइनर यह है यूरोप और एशिया का वह क्षेत्र या यूरोप एशिया का वह भाग जहां एशिया और यूरोप एक जगह मिलते हैं, उस भाग को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। और इस एशिया माइनर पर जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य या इसको ऑटोमन तुर्क साम्राज्य भी कहते हैं, इस पर कब्जा होता है और एशिया माइनर पर जैसे ही कब्जा होता है तो यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जो मार्ग होते हैं उस पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है या तुर्कों के नियंत्रण में आ जाता है। नियंत्रण में आने के बाद में इस व्यापारिक मार्ग पर धीरे धीरे अंकुश लग जाते हैं और अब परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि इन देशों के व्यापारी यानी यूरोपीय देशों के जो व्यापारी हैं वे स्पाइस आइलैंड अर्थात मसालों का द्वीप, ये होते हैं इंडोनेशिया और भारत के दक्षिणी भाग। और उसके लिए नए और सुरक्षित मार्ग की तलाश प्रारंभ होती है, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। इस क्षेत्रों में मसाले होते हैं, उनके लिए आवश्यक चीजें हैं।
अब यूरोपियों के लिए नए समुद्री मार्ग को खोजना उतना कठिन कार्य नहीं रह गया है, क्योंकि 15वीं 16वीं सदी में पुनर्जागरण और प्रबोधन के कारण भौगोलिक खोजों को जो केंद्रीय सत्ता होती है वह प्रोत्साहित करती है और आर्थिक मदद भी करती है। साथ ही अब जहाज का निर्माण, समुद्री यातायातों की प्रगति, यानी उसका अनुभव ज्यादा से ज्यादा हो चुका है। कुतुबनुमा यानी कंपास का आविष्कार हो चुका है। कंपास, कुतुबनुमा, या यूं कहे इसको दिशा सूचक, दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो गया है, जिससे दिशा का सरल ज्ञान हो जाना, और दिशा का ज्ञान होगा तो यात्राएं सुविधाजनक होगी। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन ने इसकी जिम्मेदारी उठाता है, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन समुद्र के तटीय देश हैं और ये दोनों देश के नाविक अपने सरकारों की सहायता से इस क्षेत्र में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, खोजी प्रक्रिया शुरू करते हैं और एक समुद्री मार्ग खोजने का युग प्रारंभ होता है। सबसे पहले 1492 ईस्वी में, अर्थात 1492, ईस्वी में स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकलते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण ये अमेरिका चले जाते हैं और इस प्रकार अमेरिका की खोज होती है। कुछ वर्षों पश्चात 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत तक की समुद्री मार्गों की खोज होती है। साउथ अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु उत्तमाशा अंतरीप के द्वारा, उत्तमाशा अंतरीप होकर के इसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। और एक चीज आपको ज्ञात होगा कि इस उत्तमाशा अंतरीप की खोज में ही 1488 में ही बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा हो चुका है। बार्थोलोमियो डियाजे के द्वारा इसकी खोज हो चुकी है और इसी केंद्र से होकर के वे लोग भारत पहुंचते हैं। तो भारत आने वाले प्रथम समुद्री मार्गों से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल के हैं, 20 मई 1498 ईस्वी को गुजराती व्यवसायी अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट तट पर, केरल के कालीकट तट पर किसकी सहायता से? तो गुजराती व्यवसायी हैं अब्दुल मजीद की सहायता से। और वहां पहुंचने पर वहां के तत्कालीन राजा
उनकी उपाधि रहती है जमोरिन। जमोरिन के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है और उनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार कालीकट में उनकी पहली फैक्ट्री प्रारंभ होती है, लेकिन वह फैक्ट्री भी जमोरिन के द्वारा ही बंद कर दिया जाता है। तो 1498 में वास्को डी गामा के साथ ही पुर्तगाली का भारत में प्रवेश होता है और उसके बाद क्रमशः एक दौर सा शुरू होता है यूरोपियों को भारत आना। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में और उसके बाद लगभग 100 वर्ष बाद अर्थात 1595 में डच आते हैं। सबका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कालीकट आते हैं, कालीकट। ये मसूलीपट्टनम दूसरी कंपनी है भारत आने वाले। तीसरी कंपनी होगा जो 1600 ईस्वी में आएगा, यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में होती है और वे तीसरे कंपनी बनते हैं भारत आने वाले और उनकी फैक्ट्री स्थापित होगी सूरत में। जस्ट इनके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं। डेनिश आता है और ट्रकोबार इनकी पहुंच होती है, यहां अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। और सबसे अंत में आने वाले कंपनी है 1667 में फ्रांसीसी आते हैं और ये भी अपनी एंट्री सूरत में करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जिसकी शुरुआत पुर्तगाली से होती है, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटेन आता है, फिर डेनिश आता है और फिर फ्रांसीसी आता है और सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक में देखेंगे पुर्तगाली कंपनियों का भारत आगमन। तब तक के लिए धन्यवाद।